नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि अवधिया, प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट नागार्जुना पीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर। आज की हमारी बातचीत का विषय होगा स्पेस, जिसे हम व्यापक, सत्ता, शून्य जैसे कई नामों से जानते हैं। क्या है स्पेस? अगर हम कल्पना करते हैं तो कल्पना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो कुछ भी दिखाई देता है, सब कुछ स्पेस के नाम से हमें समझ में आता है। जैसे ये हमारे जीवन का एक सेंटर स्टेज है जहाँ हम आते हैं, हमारे जीवन की सारी घटनाएं घटती हैं, सारे क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन वो वैसा का वैसा स्थिर रहता है। फिलॉसफी में स्पेस को कभी भी एक जड़ पदार्थ नहीं माना गया। प्लेटो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि स्पेस, जैसे माँ के कोख में एक बच्चा सुरक्षित रहता है, वैसे ही उसने हर चीज़ को थामा हुआ है। वो फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, लेकिन उसी से सारे रूप और आकार जन्म लेते हैं और उसी में डिसॉल्व हो जाते हैं। वही उन्हें गति देता है, वही उन्हें उनके साथ चलता है, उनके सारी क्रियाओं में उनके साथ रहता है। बाकी जो फिलोसोफर्स थे, काफ़ी जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे रेनेसां के समय, उनमें से कांट का कहना था कि स्पेस एक रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं हम, जिसके सापेक्ष जीवन की सारी घटनाएं घटती हैं। तो कभी किसी फिलोसोफर ने ये कहा कि स्पेस दो घटनाओं के बीच जो स्थान है उसे कहा जाता है, या उन घटनाओं को रिलेट करने के लिए किया गया एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है, एजम्पशन है। वेदों में काफ़ी डिटेल में ये बतलाया गया कि स्पेस आखिर बना कैसे। वेद ये कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, एंड इन दैट नथिंगनेस सब कुछ समाया हुआ था। चाहे वो पदार्थ हो, चाहे स्पेस हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे ऊर्जाएं हो, गति हो, बल हो, सब कुछ शून्य था। और एक फ्लक्चुएशन हुआ, एक स्वर उत्पन्न हुआ जिसे पराओम कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार की ध्वनि या आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं, वो क्रिएट हुई और उस फ्रीक्वेंसी से ही महत तत्व का जन्म हुआ। महत तत्व से अहंकार और अहंकार से मन का जन्म हुआ और इसके बाद क्रम से पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि का जन्म हुआ। सभी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ, तारों का जन्म हुआ, हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। उसी समय काल का भी जन्म हुआ। काल यानी समय। समय की कल्पना बहुत भव्य है वैदिक फिलॉसफी में। समय को एक रथ की तरह डिपिक्ट किया गया है, जिसे 7 घोड़े चलाते हैं, 7 रश्मियां उसे चलाती हैं बेसिकली। और इसका जो बड़ा सा चक्र होता है, उसकी असंख्य धुरियां होती हैं। और इसी कालचक्र के चलने से आकाश गंगाएं, प्रकृति और हर चीज उत्पन्न होती है। ये जो अश्व हैं, तो अश्व का भी एक शाब्दिक अर्थ है, अ नेगेटिव के लिए, और श्व मतलब जिसका कोई पास्ट या फ्यूचर न हो, जो निरंतर वर्तमान हो। तो वैदिक ग्रंथों में काल को एक सर्कुलर मोशन, साइक्लिक मोशन के रूप में इमेजिन किया जाता है, जिसका ना कोई आज था ना कोई कल, जो हमेशा एक साल रहा आता है। ये है वो अश्व जो काल के रथ को खींचते हैं और जिस पर स्वयं सूर्य विराजमान होते हैं। और इसके बाद हम एक बहुत ही खास फिलॉसफी के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि मध्यस्थ दर्शन कहलाता है, जिसके प्रणेता श्री ए नागराज जी हैं। उन्होंने ये कहा कि आज जो हमको दिखाई देता है, ये यूनिवर्स, ये विश्व, वह सहअस्तित्व में दिखाई देता है, एक व्यापक सत्ता है और उस में डूबे भीगे घिरी हुई जड़ और चैतन्य प्रकृति है।
ये जो व्यापक है वही शून्य या स्पेस के नाम से हम जानते हैं। ये सदा नित्य है, हमेशा एक सा रहा आता है। ये सदा सत्य है, इसका भास आभास और अनुभव में हमेशा होता है, हमेशा सुखप्रद होता है, बोधगम्य है, पूरी तरह से पारगामी है और परस्परता में पारदर्शी है। यही सत्तामयता या व्यापक शून्य या निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में हमारे बीच है। ये हर कहीं है। कोई ऐसी इकाई नहीं, चाहे वो मानव शरीर हो, चाहे मानव शरीर जिन परमाणुओं से मिलकर बना है वो अणु हो, चाहे ये सारी प्रकृति हो, हर कुछ उसमें डूबा भीगा और घिरा हुआ है। ये जो जड़ इकाइयां हैं जिनकी अपनी सीमाएं होती हैं, जो 6 ओर से इस शून्य से, इस व्यापक से घिरी हुई हैं, इन सब का नियंत्रण इसी व्यापक या सत्ता के पास है। मात्र डूबे भीगे और घिरे होने से ही यह नियंत्रण उनके पास है। लेकिन ये सत्ता स्वयं क्रिया नहीं करती और न ही किसी क्रिया में भाग लेती है। इसी क्रियाहीनता की वजह से ही इसे शून्य कहा जाता है। लेकिन इसमें होने की वजह से ही हर इकाई को उसकी मूल चेष्टा के लिए ऊर्जा मिलती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये पूरा विश्व जो है उसकी मूल इकाई परमाणु है और परमाणु की गतियां कभी शून्य नहीं होती। अगर कभी परमाणु की गति शून्य हो जाए तो वो पूरे विश्व का आधार होने के कारण ये पूरा विश्व जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये जो मूल चेष्टा, ये स्वाभाविक गति मिलती है, उसके लिए जो ऊर्जा परमाणु को मिलती है वो इसी व्यापक या सत्ता से मिलती है। ये व्यापक में अनंत ऊर्जा, अक्षय बल और अक्षय शक्ति होती है। इसी वजह से ये व्यापक ही सभी नियमों को प्रकट करता है और ये व्यापक हर क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इतनी सुंदर परिभाषा है इस व्यापक की। और आश्चर्य की बात यह है कि विज्ञान भी धीरे धीरे इसी सत्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिजिक्स में 17वीं शताब्दी में जो खोजें हुई उनका आधार न्यूटन के गति के नियम थे। न्यूटन ने यह माना था कि ये जो स्पेस है वो हमेशा स्थिर है, परम है, एब्सोल्यूट है, उसमें कभी कोई मोशन नहीं होता और उसी के सापेक्ष हर गति होती है। इसके लिए जो तर्क उन्होंने दिया था वो बकेट आर्ग्यूमेंट या न्यूटन्स बकेट के नाम से कई सदियों तक प्रचलित रहा, जिसके आधार पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हमेशा सही माना गया। इसमें यह कहा गया था कि अगर आप कोई एक बकेट लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसे किसी लंबी सी रस्सी की सहायता से लटका देते हैं, तो जब उस रस्सी को आप पूरी तरह से मरोड़ देते हैं तो नेचुरली जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो बकेट और बकेट का पानी ये सब एक सर्कुलर मोशन करने लगेंगे। शुरू में आपको दिखाई देगा कि पानी गतिशील नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बकेट गोल घूमती जाती है तो कुछ समय के पश्चात वो पानी स्वयं गति करने लगता है। एक गोलाकार गति होती है जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, और इसका जो सेंटर होता है वो अंदर की तरह दबा हुआ होता है गुरुत्व की वजह से। अब इस स्थिति में अगर आप बाल्टी को पकड़ लेते हैं, मतलब उसका मोशन रुक जाता है, तो क्या होगा? उस स्थिति में बाल्टी तो रुक जाती है लेकिन पानी एकाएक नहीं रुकता, वो कुछ देर तक उसी तरह से गोलाकार घूमते रहता है। तो इस समय इसकी गति किस फ्रेम के सापेक्ष हो रही है? अगर बाल्टी के सापेक्ष होती तो बाल्टी के रुकते ही उसे रुक जाना चाहिए था, पानी को भी, लेकिन पानी अब भी चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये किसी एब्सोल्यूट फ्रेम के सापेक्ष गतिशील है, और वो एब्सोल्यूट फ्रेम जो है एक काल्पनिक फ्रेम है जिसे कि न्यूटन ने एब्सोल्यूट स्पेस का नाम दिया। ये स्पेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक आपको नीला तल दिखाई दे रहा है एक्स दिशा में, प्लस एक्स से माइनस एक्स दिशा में इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी फैला हुआ ये जो तल है ये हॉरिजॉन्टल तल है। इसके परपेंडिकुलर y की दिशा में एक हरे रंग का तल दिखाई दे रहा है,
और इन दोनों एक्स और वाई के परपेंडिकुलर एक ऑरेंज कलर का तल दिखाई दे रहा है। तो क्लासिकल स्पेस को इसी यूक्लिडियन ज्योमेट्री के द्वारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाया जाता था। ये तीनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं और उसी मूल बिंदु के सापेक्ष सभी तरह की गतियों की गणना की जाती है। और न्यूटन ये मानते थे कि इस मूल बिंदु के सापेक्ष हर प्रकार के कण की, गैलेक्सीज की, हर प्रकार के पिंड की, ग्रहों की, प्लैनेट की गति को नापा जा सकता है और नापा गया भी, और बहुत सुग्राहिता से, बहुत परफेक्शन के साथ नापा गया। तो इस स्पेस में हर इकाई, चाहे वो हम हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे ये पृथ्वी हो, चाहे ये सौर मंडल हो, चाहे ये पूरी गैलेक्सी हो, ये 6 तलों में 6 दिशाओं से घिरी हुई दिखाई देती है। इन सबको अगर हम इकाई कहें तो हर इकाई 6 तलों से घिरी हुई दिखाई देती है और इसी के सापेक्ष सारी गणनाएं की जाती है। लेकिन 1900 में ये सारा सिद्धांत जो है धराशायी हो गया। 1905 में रिलेटिविस्टिक थियोरी आई। रिलेटिविस्टिक थियोरी में आइंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया, उनके अनुसार एब्सोल्यूट स्पेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। रिलेटिविस्टिक थियोरी में आपेक्षीय गति, मतलब प्रकाश की गति से चलने वाले कणों के लिए समय भी निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि वो गति के साथ बदलता है। समय में डिलेशन या विस्फारण जिसे कहते हैं, वो दिखाई देता है। स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दूरियां सिमट जाती हैं, कम हो जाती हैं, और द्रव्यमान भी साधारण द्रव्यमान न रहकर उस ऊर्जा से नापा जाता है जिस ऊर्जा से वो कण अपने वातावरण से इंटरैक्ट करता है। न्यूटन का रिलेटिविस्टिक स्पेस कुछ ऐसा दिखाई देता था। ये एक 4 डायमेंशनल स्पेस था, 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड, ठीक वैसे ही जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने डिस्क्राइब किए। चौथा डायमेंशन था समय का। तो ये स्पेस और टाइम मिलकर एक, इसने स्पेस का पूरा फैब्रिक जो हमको दिखाई देता है, वो कुछ इस तरह स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्थिर नहीं है जैसा न्यूटन ने ये माना था, बल्कि ये ग्रेविटी के कारण झुक जाता है या इसमें कर्वेचर उत्पन्न हो सकता है। और इसीलिए जब बहुत बड़े गैलेक्सीज या बहुत बड़े प्लैनेट्स के आसपास से प्रकाश गुजरता है तो वो हमें बेंड होता हुआ दिखाई देता है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग का फिनोमेना कहते हैं। और ये इसलिए क्योंकि वो जो बड़ा सा ग्रह या प्लैनेट या गैलेक्सी है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल प्रकाश को नहीं बल्कि इस स्पेस और टाइम को कर्व्ड कर देता है। इसलिए जब प्रकाश उससे आता हुआ हमें दिखाई देता है तो वो मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वास्तव में प्रकाश के कण तो फोटोन कणों से मिले हैं और उनमें कोई मास नहीं होता, इसलिए उन पर ग्रेविटी का प्रभाव नहीं होता। तो इसकी व्याख्या सिर्फ यही हो सकती है कि प्रकाश जो मुड़ता हुआ दिखाई देता है वो इसलिए कि स्वयं जो स्पेस टाइम जिसमें वो प्रकाश मूव कर रहा है वो खुद गुरुत्व के प्रभाव से मुड़ गया है। तो ये कर्व्ड स्पेस टाइम का फिनोमेना हमको न्यूटन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, और आइंस्टीन का स्पेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एक स्फेरिकल ज्योमेट्री का स्पेस है जिसमें कोई समानांतर लाइन हो ही नहीं सकती। ये नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है और इसमें हमारा स्पेस कर्व्ड दिखाई देता है। अगर कॉस्मोलॉजी के हिसाब से देखें तो कॉस्मोलॉजी या स्पेस साइंस हमको ये बतलाता है कि क्वांटम फ्लक्चुएशन के द्वारा बिग बैंग हुआ था और उसके बाद एक डार्क एज आया और उस डार्क एज के कुछ समय के बाद 400 मिलियन ईयर्स के बाद पहला तारा क्वासार्स का जन्म हुआ और उसके बाद लगातार गुरुत्व आया, स्पेस टाइम हमारा जनरेट हुआ। ये जो डार्क एज था ये वो समय था जब प्रकाश भी उस एनर्जी को भेद कर बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे कॉस्मोस का टेम्परेचर कम हुआ। जब 3000 केल्विन पर ये टेम्परेचर आया तो ये सारी चीज़ें बाहर आनी शुरू हुई, प्रकाश हमको दिखाई देने लगा, गतियाँ दिखाई देने लगी, गुरुत्व का भी उसी समय जन्म हुआ। लेकिन स्पेस किस तरह का होगा या उसका शेप कैसा होगा, इस बारे में कॉस्मोलॉजी अभी भी सिर्फ अनुमान लगा रही है। ये जो 4 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से जो सबसे पहला एक चित्र दिख रहा है
जिसके दो एंड पर आपको ज़ीरो दिख रहा है, मतलब स्पेस का कर्वेचर ज़ीरो दिख रहा है, और बीच में स्पेस फैलता हुआ दिखाई देता है, मैक्सिमम तक पहुंचता है और फिर शून्य तक पहुंच जाता है। तो ये दो सिंगुलैरिटीज़ के बीच में, ये बिग बैंग थियरी के अनुसार ऐसा होना चाहिए हमारा यूनिवर्स। दूसरी जो थियरी है उसमें ये कहा गया कि बिग बैंग के समय एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, सभी चीज़ें तेज़ी से फैली, स्पेस और टाइम भी तेज़ी से फैला, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसमें आकाश गंगाओं का, प्लैनेट्स का, तारों का निर्माण हुआ, तो ग्रेविटी की वजह से ये एक्सेलरेशन कम हुआ और उसके बाद एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यूनिवर्स फैलने लगा। ये सेकंड फिगर के हिसाब से यूनिवर्स कुछ इस तरीके से फैलता हुआ दिखाई देना चाहिए। तीसरा जो तरीका हो सकता था यूनिवर्स के फैलने का, वो ये कि यूनिवर्स में एक बार बिग बैंग हुआ और उसके बाद वो हमेशा एक लीनियर मोशन से, एक समान गति से फैलता गया। लेकिन इन तीनों से परे सच्चाई जो हबल टेलीस्कोप ने हमें बताई वो ये है, जो कि चौथे फिगर के द्वारा दी जा रही है, कि एक नॉन लीनियर मोशन में यूनिवर्स एक्सपांड होता हुआ, एक्सेलरेट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये एक्सेलरेशन क्यों है? क्यों यूनिवर्स प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है? इसका अभी कोई भी उत्तर कॉस्मोलॉजी के पास नहीं है। ये 2020 में रिपोर्टेड फिगर आपको दिखलाया जा रहा है स्लाइड में। धानेश कृष्ण राव एक एस्ट्रोनॉमर हैं जो मेडिसन यूएस की एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, एक एस्ट्रोनॉमर हैं, और उनके कलीग्स ने 29 मई 2020 को ये रिपोर्ट किया कि यूनिवर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दो बड़े बबल्स हैं जिनको फर्मी बबल्स कहा जाता है, हज़ारों मील फैला हुआ, और इन दोनों के बीच जो चमकीला क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है। और इसमें जो बहुत तेज प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है वो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के कारण आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 2020 की फाइंडिंग है, और जिसमें ये कहा गया कि यूनिवर्स गोलाकार है। तो विज्ञान अभी भी इन रहस्यों को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये स्पेस किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और इस बीच आई क्वांटम ग्रेविटी की थियरी, क्योंकि ये देखा गया कि जो क्वांटम सिद्धांत हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए सही है, और गैलेक्सीज और स्टार्स जैसे बहुत बड़े एंटिटीज़, बड़ी इकाइयों के लिए एक दूसरा सिद्धांत था जिसको कि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया। लेकिन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हो चाहे क्वांटम का सिद्धांत हो, ये दोनों गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न करने वाले पार्टिकल को आज तक नहीं खोज पाए। और आइंस्टीन ने ये जाहिर किया कि ये गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं बल्कि स्पेस टाइम ही गुरुत्व को जन्म देता है। तब ये क्वांटम लूप थियरी आई मिड 90s में, जिसमें ये कहा गया कि ये जो स्पेस टाइम है ये बहुत से लूप से मिलकर बना हुआ है, स्ट्रिंग से मिलकर बना हुआ है। ये लूप्स मिलकर एक नॉट, एक गांठ बना लेते हैं, और इसे बहुत सारे लूप्स मिलकर एक सुंदर सी चादर जैसे बीनी जाती है, वैसे ये लूप्स मिलकर एक वीव बनाते हैं। पेनरोज ने इस वीव को कहा कि ये स्पिन के द्वारा बना हुआ एक स्पिन नेटवर्क है, और यही स्पिन नेटवर्क स्पेस है। ये क्वांटम लूप थियरी कहती है। मजे की बात यह है कि इस क्वांटम लूप थियरी में समय अपना अलग अस्तित्व नहीं रखता। ये कहते हैं कि लूप्स, जिनको कि चित्र में डॉट से दिखाया जा रहा है, और उसके चारों ओर कुछ एरिया है जो कि क्वांटा ऑफ एरिया कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्वांटा ऑफ वॉल्यूम है, मतलब स्पेस का मिनिमम वॉल्यूम जो एक स्पेस में पाया जा सकता है, जिसके टर्म्स में ये पूरा स्पेस बना जो लाखों मील तक फैला हुआ है। और उस वॉल्यूम को घेरने वाला एरिया जो है क्वांटा ऑफ एरिया है, मतलब ये मिनिमम वॉल्यूम और मिनिमम एरिया है जो स्पेस का हो सकता है। जैसे क्वांटा ऑफ लाइट फोटोन कहा जाता है, वैसे क्वांटा ऑफ वॉल्यूम और क्वांटा ऑफ एरिया का कॉन्सेप्ट दिया गया। मतलब स्पेस क्वांटाइज्ड है, कंटिन्यूअसली नहीं फैला हुआ है। और जब ये
वॉल्यूम फ्लक्चुएट होता है, जब ये नोट्स फ्लक्चुएट होते हैं, नंबर ऑफ नोट्स बदलते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे समय में परिवर्तन आया है। समय में परिवर्तन अपने आप में कुछ नहीं, वो इन्हीं फ्लक्चुएशंस को फील करने के लिए हम महसूस करते हैं। स्पेस का डायमेंशन कैसा होगा ये जानने की इच्छा होती है, क्योंकि हमने शुरुआत की थी क्लासिकल मैकेनिक्स से, जो कहता था कि स्पेस 3 डायमेंशनल है। वास्तव में मनुष्य जो है वो तो 3 डायमेंशनल एंटिटी ही है, और जो हम इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो 2 डायमेंशनल स्पेस है, हमारी आंखों में जो छवि बनती है। लेकिन रिलेटिविटी में इसमें एक और डायमेंशन जोड़ा गया, जिसे एक वर्चुअल डायमेंशन का नाम दिया गया, जिसमें ये घटनाएं घटती हैं स्पेस के अंदर। इसे टाइम कहा गया। तो रिलेटिविटी ने स्पेस को 4 डायमेंशनल बना दिया। क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहा गया, एक वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस का मॉडल देते हुए एक हिल्बर्ट स्पेस की कल्पना की गई, और कहा गया कि अगर किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में n अणु हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका स्पेस n डायमेंशनल हो सकता है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस हो सकते हैं इस हिल्बर्ट स्पेस में, और हर डायमेंशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं। एक पूरा हिल्बर्ट अलजेब्रा डेवलप हुआ इस बेसिस पर। जब स्ट्रिंग थियरी आई तो उन्होंने कहा कि ये जो स्पेस है, जो एम स्ट्रिंग थियरी आई, सभी तरह की स्ट्रिंग थियरी को मिलाकर, किसी ने कहा कि 10 डायमेंशनल है, किसी ने कहा 11 डायमेंशनल है, किसी ने कहा 26 डायमेंशनल है। तो ये जो चित्र में आपको एक कमल नुमा आकृति दिख रही है, बहुत सारी पंखुड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब अलग अलग डायमेंशंस हैं। डायमेंशन वास्तव में दूरी को नापने के लिए हम इमेजिन करते हैं, और एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन में मैपिंग उसकी हमेशा की जा सकती है। और यही कहा जाता है कि 3 डायमेंशन से कितने भी ज़्यादा डायमेंशन हो जाएं, लेकिन हर डायमेंशन अल्टीमेटली फोल्ड होकर इस 3 डायमेंशन में व्यक्त किया जा सकता है। तो स्पेस के डायमेंशन के बारे में हमने बात की, स्पेस किस तरह से बना है इसके बारे में बात की। अब सवाल उठता है कि स्पेस में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो स्पेस में पाई जाती है वो होती है सिमेट्री या सममिति, और उस सिमेट्री के कारण स्पेस घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है। मतलब हम ये बतला सकते हैं फिजिक्स में कि अगर कुछ खास तरह की घटनाओं में कुछ खास फिजिकल क्वांटिटीज़ कंजर्व्ड नहीं रहती, संरक्षित नहीं रहती, मतलब समय के साथ उनका मान फिक्स नहीं रहता, बदल जाता है, तो ऐसी भौतिक घटनाओं का होना संभव नहीं है प्रकृति में। तो इस तरीके से स्पेस की जो सिमेट्रीज हैं वो भौतिक घटनाओं को नियंत्रित करती हैं। कुछ फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला फिगर जिसमें बहुत सारे पेंडुलम लटके हुए हैं, इन्हें न्यूटन्स पेंडुलम कहा जाता है। अगर पहले पेंडुलम को आप डिस्प्लेस कर दें किसी खास दूरी तक, जिसको उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और छोड़ दें, तो वो दूसरे पेंडुलम से टकराएगा, दूसरे तीसरे से, और ये अपनी एनर्जीज एक दूसरे को देते जाएंगे। और आश्चर्य तब होगा जब आखिरी पेंडुलम जो है वो ठीक उतनी ही दूरी तक जाएगा जितनी दूरी तक आपने पहले पेंडुलम को डिस्प्लेस किया था। ये घटना बतलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखते हैं प्रकृति में। किसी भी पेंडुलम को अगर आप उसकी मध्यमान स्थिति से विस्थापित करते हैं तो जब तक वो स्थिर रहता है उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है, लेकिन हर बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मान नियत बना रहता है। जब वो सेंटर पर आता है तो इनर्शिया की वजह से वो उस जगह पर रुक नहीं पाता और तब तक दूसरी दिशा में चलता रहता है जब तक कि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में न बदलती चली जाए। और जब एक ऐसी स्थिति आती है जब सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है तो पेंडुलम रुक जाता है और इस स्थिति में सेंटर की ओर फिर उस पर एक बल लगता है जिसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और ये गति परपेचुअल चलती रहती है। और ये परपेचुअल मोशन जो है किसी ऑसिलेटर का, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये हमेशा चलता रहेगा
और ये बतलाता है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होती। तो ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम, जिसकी वजह से पेंडुलम गति करता है। इसी तरीके से नीचे का पहला फिगर आपको बतलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी मात्रा में आप पदार्थ को लेते हैं, ठीक उतनी ही मात्रा में आपको रिएक्शन के बाद वो पदार्थ मिल जाता है। अगर ठीक उतनी मात्रा में पदार्थ न मिले तो जो बची हुई मात्रा है आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि वो ज़रूर ऊर्जा के रूप में आपको मिलेगी, या तो एंडोथर्मिक एनर्जी या एक्सोथर्मिक एनर्जी के रूप में वो आपको मिलेगी। E = mc² के हिसाब से, मतलब उतना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से प्रकृति ने इस तरह से रचा है रिएक्शंस को, अभिक्रियाओं को, कि इसमें मास हमेशा कंजर्व रहता है। और आखिर में जो फिगर है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किरचॉफ ने जो वोल्टेज का लॉ बनाया था या करंट का लॉ बनाया था, करंट इज नथिंग बट मोशन ऑफ चार्ज। जब आवेश बहता है तो धारा निकलती है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का करंट लॉ है, लूप लॉ है या करंट लॉ है, ये दोनों ही आवेश के संरक्षण की वजह से इस नियम को फॉलो करते हैं, ऊर्जा के संरक्षण के नियम को बतलाते हैं वास्तव में। तो किसी भी नोड पर, किसी सर्किट में आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, और ये आवेश के संरक्षण को बतलाता है। नियोदर्स ने ये थ्योरम दिया था कि हर कंजर्वेशन लॉ किसी न किसी प्रकार की सिमिट्री से जुड़ा हुआ है, और ये सिमिट्री स्पेस की सिमिट्री है, टाइम की सिमिट्री है। तो इस थ्योरम के द्वारा हमने बहुत सारी अभिक्रियाओं को चिन्हित किया, कौन सी घटनाएं प्रकृति में संभव हैं और कौन सी नहीं। इस टेबल में उन सारी सिमिट्रीज को एक साथ कंपाइल किया गया है जो हमारे स्पेस में हैं और जिनका पालन करना चाहिए, और इन सिमिट्रीज की वजह से ही इस ब्रह्मांड में कुछ भौतिक राशियां हमेशा संरक्षित रहती हैं। तो सबसे पहले हम स्पेस टाइम सिमिट्री की बात करेंगे, मतलब कि XYZ एक्सिस में जो दूरियां हैं और जो समय है, ये सम्मित होते हैं किस तरह से और इनके कारण कौन सी भौतिक राशियां संरक्षित होती हैं। इन्हें लॉरेंट सिमिट्री कहा जाता है। सबसे पहले सिमिट्री है सिमिट्री इन टाइम। समय बदलने के साथ भौतिकी के नियमों का स्वरूप नहीं बदलता, मतलब 1940 में वो नियम किसी और रूप में थे और 2020 में वो कुछ अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं। या अगर आप कोई ग्रेविटी नापते हैं तो 1940 में उसका मान कुछ और था और अभी कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये जो इनवेरिएंस इन टाइम है, इसकी वजह से जो भौतिक राशि संरक्षित होती है वो एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है। तो हमारा स्पेस जो है वो होमोजीनियस इन टाइम है। इसी तरीके से हमारा स्पेस होमोजीनियस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर हम लोकेशन बदलते हैं, इंडिया में हम किसी चीज़ की गणना करते हैं और फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं पृथ्वी के, ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पर किसी चीज़ की गणना करते हैं, तो रिजल्ट जो है भौतिकी के नियमों का रूप नहीं बदलता। तो स्पेस की इस होमोजिनिटी के कारण जो भौतिक राशि संरक्षित होती है वो लीनियर मोमेंटम कहलाती है, रेखीय संवेग। स्पेस में एक और बहुत महत्वपूर्ण सम्मिति होती है, सिमिट्री होती है, जिसको हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। हर दिशा में, हर कोण में स्पेस एक सा रहता है। तो स्पेस की इस आइसोट्रॉपी के कारण, समदैशिक होने के कारण, भौतिकी में जो राशि कंजर्व रहती है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाती है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग से जुड़ा उसके संरक्षण की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड स्थिर है, क्योंकि ब्रह्मांड बना हुआ है अणुओं से, और अणु के अंश जो है वो हमेशा रोटेशन करते रहते हैं, और ये एंगुलर मोमेंटम ही उस रोटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। इनकी वजह से अगर किसी सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम है तभी वो रोटेट कर सकता है। एंगुलर मोमेंटम अगर संरक्षित नहीं होता
तो ये जो रोटेशन है ये एक ही तल में सीमित नहीं होता, और तब आप सोच सकते हैं कि ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी एटम के भीतर होते हैं ये सब एक दूसरे से टकराते और अपनी एनर्जी लॉस करते। अभी क्योंकि वो सब अलग अलग तल पे हैं तो वो कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते और एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे से नहीं टकराते। इसी तरीके से ये रोटेशनल सिमेट्री में हमारा पूरा प्लानिटरी सिस्टम मूव कर रहा है। तो आपने कभी देखा कि कोई ग्रह दूसरे ग्रह से टकराया हो? इसकी वजह भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है। फिर हम डिस्क्रीट सिमेट्रीज की बात करते हैं। जब यूनिवर्स बना था, बिग बैंग हुआ था, तो ये कहा गया था कि 2 यूनिवर्स एक साथ बने थे, एक जो मैटर से बना और दूसरा जो एंटी मैटर से बना। एक में एनर्जी है, दूसरे में डार्क एनर्जी है। एक में ग्रेविटी काम करती है, दूसरे में एंटी ग्रेविटी काम करती है। तो ये जो मैटर और एंटी मैटर की पहेली है ये तभी सॉल्व होगी जब हम ये मानते हैं कि मैटर ठीक वैसे ही बिहेव करता है जैसे एंटी मैटर एंड वाइस वर्सा। तो एंटी मैटर की सारे गुण मैटर के ठीक अपोजिट होते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारा स्पेस इस बदलाव से अप्रभावित रहता है। उन राशियों को कंजर्व्ड माना जाता है। जैसे कि कोऑर्डिनेट की हम बात करें, अगर मैटर प्लस आर दिशा में चलता है तो एंटी मैटर माइनस आर दिशा में चलता है, लेकिन इन गतियों के सापेक्ष स्पेशियल पैरिटी कंजर्व्ड रहती है, मतलब भौतिकी के नियमों का स्वरूप नहीं बदलता। अगर मैटर का आवेश प्लस क्यू होता है तो एंटी मैटर का आवेश माइनस क्यू होता है। इसे चार्ज पैरिटी कहा जाता है और यह भी एक संरक्षित राशि है। ये दोनों बराबर होते हैं। इसी तरीके से मैटर अगर प्लस टी टाइम में आगे बढ़ता है तो टाइम रिवर्सल होने पर, मतलब माइनस टी टाइम में एंटी मैटर चलेगा और इसे टाइम पैरिटी कहा जाता है, जो कि कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है। उसका मान भौतिकी के नियमों का रूप नहीं बदलता अगर हम कोऑर्डिनेट को, चार्ज को या टाइम को रिवर्स ऑर्डर में लें। इसे सीपीटी सिमेट्री कहा जाता है। इन तीनों तरह की पैरिटीज़ का जो प्रोडक्ट है वो सीपीटी सिमेट्री के द्वारा दिया जाता है और ये कभी वायलेट नहीं होता। इनमें से किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन जो है वो सिमेट्री टूट सकती है, लेकिन सीपीटी सिमेट्री कभी नहीं टूटती और इसकी वजह से हमें पैरिटी कंजर्वेशन मिलता है। फिर स्टैंडर्ड मॉडल ने बहुत सारे कैटेगरी के चार्जेस, नए नए चार्जेस, क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स, हिग्स बोसॉन्स, ये सारे पार्टिकल्स बनाए। इन सभी पार्टिकल्स में कुछ नई भौतिक राशियां कंजर्व्ड रहती हैं और इन्हें U1 या गेज ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्री से प्रदर्शित किया जाता है। U1 और U2 सिमेट्री, जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज, लेप्टॉन नंबर, हाइपर चार्ज, वीक हाइपर चार्ज, इलेक्ट्रोवीक फोर्स, आइसोस्पिन, वीक आइसोस्पिन, ये सारी चीज़ें आते हैं। इनको मिलाकर हम SU2 सिमेट्री कहते हैं। पैरिटी भी कंजर्व्ड क्वांटिटी है, बेरियन नंबर भी कंजर्व्ड क्वांटिटी है, क्वार्क जो है उनके कलर और फ्लेवर भी कंजर्व्ड रहते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड मॉडल बना है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, इनमें ये सारी सिमेट्रीज एक साथ कंजर्व्ड रहती हैं। अलग अलग सिमेट्रीज में वायलेशन होते हैं, कंजर्वेशन लॉज टूटते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सारी सिमेट्रीज का प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल में फिक्स रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो ये जो सिमेट्रीज हैं ये ब्रह्मांड में हमेशा बनी हुई हैं। अब हम बात करते हैं हिग्स फील्ड की। हिग्स फील्ड का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि स्पेस की सिमेट्री टूटी और उस सिमेट्री के टूटने पर कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। किसी भी सिमेट्री के टूटने पर रिएक्शन ज़रूर होता है। जेफरी गोल्डस्टोन ने ये प्रूव किया है कि अगर आप किसी सिमेट्री को तोड़ते हैं तो कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। और एग्जैक्टली यही हुआ। जब हम इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस की बात करते हैं, मतलब नाभिक का बीटा क्षय जो होता है उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं बाहर, तो उस घटना को इलेक्ट्रोवीक फोर्स जो है वो गवर्न करता है। लेकिन उस दौरान ये जो SU2 सिमेट्री है
वो ब्रेक होती है। और वो इसलिए ब्रेक होती है क्योंकि ये जो इस प्रक्रिया के दौरान जो गेज बोसॉन्स बाहर निकलते हैं वो अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आना चाहते हैं। किसी भी प्रक्रिया के बाद हर कण, हर निकाय अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। लेकिन अगर वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रोवीक फोर्स की सिमेट्री जो है SU2 सिमेट्री कहलाती है, वो ब्रेक हो जाती है। उसमें यह कहा गया कि उसमें भाग लेने वाले जो पार्टिकल हैं वो मासलेस हैं, लेकिन SU2 सिमेट्री ब्रेक होने के बाद जो रिएक्शन हुआ उससे ये पता चलता है कि ये पार्टिकल्स जो हैं ये मासलेस नहीं हो सकते। तो साइंटिस्ट ने ये एज्यूम किया कि ये मास कैसे आएगा। इसको समझाने की कोशिश में उन्होंने ये कहा कि ये मास जो है ये वैक्यूम फ्लक्चुएशन से आता है। एक हिग्स फील्ड की परिकल्पना की गई। ये हिग्स फील्ड इस मैक्सिकन हैट की तरह दिखाई देता है। ये हिग्स फील्ड हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर बिंदु पर यूनिवर्स के। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये हिग्स फील्ड न हो। और ये हिग्स बोसॉन जो हैं ये उस हिग्स फील्ड के फील्ड पार्टिकल्स हैं। अगर हिग्स फील्ड नहीं होता तो कणों में द्रव्यमान नहीं आता। ये कहा जाता है कि कोई मासलेस पार्टिकल भी अगर हिग्स फील्ड में आता है तो उसमें मास जनरेट हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप पानी में जब तैरने की कोशिश करते हैं तो आपको अपना भार ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि आपको एक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, पानी के प्रतिरोध का। तो हम कह सकते हैं कि हिग्स फील्ड जो है जब कोई भी कण चलता है तो उसके मार्ग में अवरोध खड़ा करता है, और उस अवरोध की वजह से वो मास जो है वो हैवी पार्टिकल जो है वो मास को महसूस करता है, अपने आप को हैवीनेस ऑफ मास को महसूस करता है। अगर मास नहीं होता तो ग्रेविटी भी नहीं होती, ग्रेविटी नहीं होती तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, और इस तरह से प्लैनेट्स और ये जो आकाशगंगाएं बनी हैं बिग बैंग के बाद वो कुछ भी नहीं बनता। तो इसलिए हिग्स फील्ड जो है वो हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। और ये सिमुलेशन का रिजल्ट आप देख रहे हैं, जो मैक्सिकन हैट लाइक आपको फील्ड दिखाई दे रहा है, ये पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ हिग्स फील्ड है। और आप इसका सेंटर देखिए तो ये उभरा हुआ है, इसका मतलब मिनिमम एनर्जी इसकी 0 नहीं है। तो ये जो हिग्स फील्ड है और इसकी 0 एनर्जी, कभी भी 0 नहीं होती इसकी एनर्जी किसी भी अवस्था में, ये एक बहुत बड़ा रहस्य था जिसके बारे में साइंटिस्ट जो है डिस्कवरी में लगे हुए हैं, और अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझाया जा सका है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हिग्स फील्ड और हिग्स बोसॉन नहीं होते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का 2014 में, और इसमें यह देखा गया कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ने बिग बैंग जैसी सिचुएशन को जब क्रिएट किया तो उन्हें 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एक पीक दिखाई दिया। ये पीक जो है ये हिग्स बोसॉन की उपस्थिति को कंफर्म करता है, और इस पीक से ये पता चलता है कि ये जो पार्टिकल जनरेट हुआ था जिसे हिग्स बोसॉन नाम दिया गया था, इससे 2 फोटॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं डिके होने के फलस्वरूप। और जब हिग्स बोसॉन को एनालाइज किया गया उसके डिके को, तो ये भी देखा गया कि हिग्स बोसॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट हो सकते हैं उसी 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीक पर। इसका मतलब हिग्स बोसॉन जो है वो न सिर्फ रेडिएशन को जनरेट करता है, फंडामेंटल रेडिएशन को, बल्कि फंडामेंटल पार्टिकल्स को भी जनरेट कर सकता है। और हिग्स बोसॉन है मतलब हिग्स फील्ड भी है। इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया भर के 3000 फिजिसिस्ट ने देखा था और इसे सही ठहराया था। तो इसलिए ये कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि हिग्स फील्ड हर बिंदु पर स्पेस के उपस्थित है। उसकी वजह से मास है, उसकी वजह से ग्रेविटी है, उसकी वजह से सभी तरह के बल कार्य कर रहे हैं। ये जो थियरी है कि किसी फील्ड के कारण पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, उनका मास जनरेट होता है, फोर्सेस जनरेट होते हैं, ये क्वांटम फील्ड थियरी कहलाती है।
ये बहुत ही फंडामेंटल थियरी है, और ये वो थियरी है जो कि एक छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर गैलेक्सीज तक पूरे विश्व की संरचना के बारे में हमें सही थियरी दे सकती है। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से जोड़ दिया गया। इन दोनों के सिद्धांतों को जोड़कर ये बतलाने की कोशिश की गई है कि हमारा जो स्पेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि क्वांटाइज्ड है, और इस क्वांटाइज्ड स्पेस में एक फील्ड है, और एक नहीं बल्कि कई फील्ड्स हैं, और इन फील्ड में लगातार फ्लक्चुएशन बना हुआ है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो चाहे वो कोई भी चीज़ है, क्योंकि वो अल्टीमेटली परमाणुओं से, और परमाणु जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, तो उनकी गति कभी शून्य नहीं हो सकती। परमाणु को बनाए रखने के लिए उनकी गति का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल हमेशा एक वेव लाइक मोशन करते रहते हैं, और वेव हमेशा फ्लक्चुएट करती है। उसी तरीके से ये फील्ड भी हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये जो ब्लू स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है पहली स्लाइड में, ये एक फील्ड है, क्वांटम फील्ड, और इसके में फ्लक्चुएशन जब होते हैं तो आपको उसका जो एक्साइटेशन है वही एक पार्टिकल के रूप में दिखाई देता है। जब ये एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा होता है तो फील्ड से ये पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, इनमें मास उत्पन्न हो जाता है, इनमें एनर्जी जनरेट हो जाती है, इनमें बल उत्पन्न हो जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये जो फील्ड है, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें आ जाए तो ये पार्टिकल उस फील्ड से अलग हो जाते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम अभी तक शून्य या स्पेस कह रहे थे, वास्तव में सबसे ज़्यादा हैपनिंग कोई जगह है तो वो वही है जो हमें पूरी तरह से पारदर्शी और पारगामी दिखाई देता है। वास्तव में उसका हर बिंदु ऊर्जा को जनरेट कर रहा है, जिसकी मिनिमम वैल्यू जो है उसको 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। फेनमैन एंड व्हीलर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जब इस 0 पॉइंट एनर्जी को जो स्पेस में फैली हुई है कैलकुलेट किया, तो इसका मैग्नीट्यूड न्यूक्लियर एनर्जी से भी कई गुना ज़्यादा उन्होंने पाया। हालांकि लोगों ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता, और वास्तव में इक्वल एंड अपोजिट आपस में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उनकी 0 पॉइंट एनर्जी प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव पार्टिकल्स की एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी माइनस इन्फिनिटी होगी, और ये एक दूसरे को नष्ट कर देगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ऐसा नहीं कहते। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से पाया गया कि वैक्यूम फील्ड तो होता है, वैक्यूम में इनफाइनाइट एनर्जी तो होती है। तो वैक्यूम एक एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि सभी तरह के पार्टिकल्स हैं, चाहे वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के फोटॉन इलेक्ट्रॉन हों या क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स के कलर चार्ज इंटरैक्शंस, क्वार्क्स, ग्लूऑन हों। इन सभी के 0 पॉइंट फील्ड का एक कॉम्बिनेशन हमेशा उपस्थित रहता है वैक्यूम में। क्वांटम फील्ड थियरी इस कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड को वैक्यूम स्टेट कहती है, और इनकी 0 पॉइंट एनर्जी को वैक्यूम एनर्जी, और एक एवरेज एनर्जी जो हर बिंदु पर स्पेस में मिलती है, वैक्यूम में मिलती है, उसे वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहा जाता है। ये एनर्जी हमेशा कंजर्व रहनी चाहिए। एक बात है, एक तालाब है जिसमें तरंगे उठती हैं, तो आपको तरंगों, जिन कणों से मिलकर बने हुए हैं तरंगे, वो दिखाई देते हैं, और जब वो तरंगे डिसॉल्व हो जाती हैं तो वो पार्टिकल भी डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लगातार तरंगों में हलचल, पानी में हलचल मची हुई है, और आपको कण बनते हुए, बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस प्रक्रिया के लगातार चलने के लिए ज़रूरी है कि वो जो पानी, जो कि बेस है, जो कि स्पेस है, वैक्यूम है, उसकी एनर्जी कंजर्व्ड रहे। अगर वो कंजर्व नहीं रहेगी तो फिजिक्स का कोई भी सिद्धांत इनवैलिड हो जाएगा, सारी क्वांटम थियरी इनवैलिड हो जाएगी। तो ये भी सिद्ध हो गया कि वैक्यूम एनर्जी न सिर्फ होती है बल्कि वो संरक्षित होती है, हमेशा एक सी होती है। हमेशा एक सी रहने का ये मतलब हुआ कि वो स्वयं किसी क्रिया में भाग नहीं लेती, क्योंकि उसकी ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है, उसमें कोई क्रिया नहीं है,
क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ भी नहीं रही। लेकिन वर्चुअल आदान प्रदान ज़रूर होता है। ऐसा विज्ञान कहता है कि वर्चुअल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं और डिसॉल्व होते हैं, और इस फ्लक्चुएशन डिसिपेशन के द्वारा ये जो वैक्यूम फील्ड है वो काम करता है। वैक्यूम फील्ड होता है, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हैं और बहुत सारे हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जैसे ये कहा जाता है किसी चीज़ को परम शून्य तक आप ठंडा कीजिए तो उसके अणुओं की गति जो है शून्य हो जानी चाहिए, और उस समय उसका ताप भी परम शून्य हो जाना चाहिए, और परम शून्य ताप पर कोई भी पदार्थ जो है वो फ्रीज हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए। लेकिन हीलियम को आप परम शून्य ताप तक भी ठंडा कर लें तो भी वो जमता नहीं है। और इसका कारण यही बतलाया गया है कि वो आसपास जो वैक्यूम है उसके अणुओं से एनर्जी का लगातार आदान प्रदान करता रहता है, तो उसका जो एब्सोल्यूट ज़ीरो पर भी उसकी एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं होती है। एब्सोल्यूट एनर्जी या ज़ीरो पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट प्लैंक के द्वारा दिया गया था। प्लैंक ने पहली थियरी जो अपनी क्वांटम थियरी दी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि स्पेस का हर बिंदु एक क्वांटम ऑसिलेटर की तरह काम करता है, और उस ऑसिलेटर की एनर्जी के लिए उन्होंने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का सहारा लिया था। लेकिन अपनी इस थियरी को मॉडिफाई करते हुए उन्होंने सेकेंड क्वांटम थियरी दी कुछ सालों बाद, और उसमें उन्होंने एक h/2 का टर्म ऐड किया और ये कहा कि स्पेस के हर पॉइंट में एक मिनिमम एनर्जी होती है h/2, और स्पेस के हर बिंदु की ऊर्जा चाहे कोई भी परिस्थिति हो h/2 से कम नहीं हो सकती, और ये h/2 या हाफ h/, जो आप कह लें, ये 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्स प्लैंक ने 0 पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वांटम सिद्धांतों के आधार पर अगर हम निकालना चाहें कि 0 पॉइंट एनर्जी वास्तव में हाफ h/, है कि नहीं, अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो बहुत आसानी से इसे किया जा सकता है। हम इक्वेशन लिखते हैं हैमिल्टोनियन, जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है उसका। तो V0 जो है वो मिनिमम क्लासिकल पोटेंशियल वेल की वैल्यू है, हाफ के x² पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर है, और p²/2m उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि स्पेस में होने वाला फ्लक्चुएशन, मतलब x-x0² की एवरेज वैल्यू, और लीनियर मोमेंटम में होने वाले फ्लक्चुएशन और उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कुल मिलाकर डेल्टा x और डेल्टा p का प्रोडक्ट जो है वो h/2 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मिनिमम वैल्यू h/2 होगी, उससे कम नहीं हो सकती। ये सिद्धांत क्यों आया कि मिनिमम वैल्यू x और p की h/2 से ज़्यादा ही होना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि क्वांटम सिद्धांत ये मानता है कि अणुओं की गति कभी शून्य नहीं हो सकती। अणु जिन पदार्थों से, जिन अंशों से मिलकर बने हैं, उनकी गति कभी शून्य नहीं हो सकती। गति शून्य मतलब ऊर्जा शून्य। अगर ऊर्जा शून्य होगी तो अणु बिखर जाएगा, x इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकती, बहुत कम भी नहीं हो सकती, एक निश्चित ऊर्जा उसमें होनी चाहिए। और इसीलिए ऊर्जा में जो फ्लक्चुएशन है, या दूरी में या स्पेस में जो फ्लक्चुएशन है, उसका प्रोडक्ट हमेशा h/2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। इसमें हाफ k का मल्टीप्लिकेशन और 1/2m का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जो पहला हिस्सा है x² वाला, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर हाफ के x² में बदल जाता है, और दूसरा हिस्सा p²/2m मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। मतलब यही सेम इक्वेशन जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का इक्वेशन है, वो हमको बतलाता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जो दाईं तरफ राशि है उसके ज़्यादा होना चाहिए उससे। तो क्योंकि हैमिल्टोनियन जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन मतलब टोटल एनर्जी भी हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये वैल्यू क्या है, तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो ये वैल्यू सिर्फ V0 प्लस हाफ h/ω है। ओमेगा को अगर न्यू के टर्म्स में लिखें तो यही हाफ h/ν है। तो इस तरीके से क्वांटम सिद्धांत के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो किसी ऑसिलेटर की हो सकती है वो उसके क्लासिकल पोटेंशियल वेल
के बॉटम की जो मिनिमम एनर्जी है V0, वो कभी शून्य नहीं हो सकती। कम से कम ½ h नहीं हो तो उसका मान होना ही चाहिए। और ऐसा इसलिए कि अणु और उसके अंश कभी भी गति करना बंद नहीं कर सकते। एक वैज्ञानिक थे जेम्स हॉपवुड जीन्स। तो जेम्स हॉपवुड जीन्स ने 1915 में क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर यह बतलाया कि एक नाभिक है जो कि धनावेशित है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इनके बीच कूलम्बिक फोर्स लगेगा, जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। इसका मान Q1 Q2/r² के बराबर होगा। तो जैसे जैसे r का मान शून्य की तरफ बढ़ेगा, ये बल अनंत की तरफ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव लाइक मोशन करता हुआ न्यूक्लियस के बहुत पास आ गया तो ये फोर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो गया मतलब अब उसको रोका नहीं जा सकता और इलेक्ट्रॉन जाकर नाभिक में गिर जाएगा। श्रोडिंजर ने इस क्लासिकल डिस्क्रिप्शन को गलत बतलाते हुए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का हवाला देते हुए ये कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की एक निश्चित दूरी से पास आ सके। एक निश्चित दूरी, एक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड, और तभी एटम स्थायी है। और ये तो हम सभी देख रहे हैं कि बिग बैंग के बाद से जो अणु बने हुए हैं वो अणु संरचनाएं आज तक संरक्षित हैं। इसका मतलब है कि कोई ऊर्जा है जो कि उसको यथास्थिति में बनाए हुए है। तो श्रोडिंजर ने इसको कैसे प्रूव किया? उन्होंने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से समझाया कि डेल्टा P और डेल्टा X का मान H लाइन से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। डेल्टा P मतलब संवेग है और p²/2m एनर्जी होता है, तो आप कह सकते हैं डेल्टा P एनर्जी को बतला रहा है। तो अगर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी शून्य हो रही है तो डेल्टा X इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर डेल्टा X शून्य होगा तो डेल्टा P इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के डेल्टा P और डेल्टा X का प्रोडक्ट, इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। इनका प्रोडक्ट हमेशा एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा रहेगा। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी के सिद्धांत से अणु को समझा जा सकता है कि अणु जो है उसमें नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन इसमें लगातार वेव बनाते हुए घूम रहे हैं। तो अगर ये घूमना बंद कर दे, एनर्जी 0 हो जाए, डेल्टा P 0 हो जाए, तो डेल्टा X इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन वहां रुक ही नहीं पाएंगे और अणु संरचना जो है वो बिखर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम कहें कि उसमें इनफाइनाइट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो नाभिक तक चला जाएगा, नाभिक को टच कर लेगा और नाभिक में मर्ज हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाती है, और इन दोनों में एक इस तरह का बैलेंस रहता है कि मिनिमम एनर्जी जो है वो ½ H लाइन न्यू से कम नहीं हो सकती। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत भी वास्तव में इस 0 पॉइंट एनर्जी से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि मिनिमम एनर्जी क्योंकि स्पेस की ½ H न्यू है, तो कभी भी उसका मान, उसको कंजर्व बनाए रखना है, उसको संरक्षित रखना है, वो संरक्षित भी है। और इसीलिए ये सारी जो थियरी है, क्वांटम थियरी, वो उस 0 पॉइंट के सिद्धांत पर ही बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि हमको 0 पॉइंट एनर्जी के लिए कोई और एविडेंसेस नहीं मिले हैं। कई ऐसी चीज़ें थी जिन्हें नहीं समझाया जा सका था और 0 पॉइंट एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर उन्हें समझाया जा सका। उनमें से एक है स्पॉन्टेनियस एमिशन, कि कुछ अणु जो हैं जब उनके नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने आप पार्टिकल्स रेडिएट करने लगते हैं। इसकी क्या वजह है? या एनर्जी रेडिएट करने लगते हैं, इसकी क्या वजह है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम जिन्हें कहते हैं। क्योंकि अगर पार्टिकल स्थिर है, उसमें किसी तरह का त्वरण नहीं है, तो वो रेडिएशन जनरेट ही नहीं कर सकता। त्वरण होने के लिए ज़रूरी है कि मूवमेंट हो, ऑसिलेशंस हो उस पार्टिकल में। तो ये ऑसिलेशंस कैसे जनरेट हुए? तो ये समझाया गया
कि क्योंकि हर परमाणु के चारों तरफ, परमाणु के भीतर ये 0 पॉइंट एनर्जी है, कम से कम हाफ न्यू एनर्जी तो है ही, और ब्रह्मांड के अनंत बिंदुओं को मिलाकर ये हाफ न्यू एच न्यू जो है एनर्जी वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस एनर्जी के कंबाइंड प्रभाव में उस अणु में दोलन उत्पन्न हो जाते हैं, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है जनरेट हो जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जिसे कैसिमिर इफेक्ट कहा जाता है। कैसिमिर इफेक्ट में ये देखा गया कि 2 कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं जो कि चार्ज नहीं है, वैक्यूम में उन्हें रखा जाता है इतने पास कि उनके बीच की दूरी कुछ नैनोमीटर हो, तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। इसको समझाने के लिए भी 0 पॉइंट एनर्जी का उपयोग किया गया और ये कहा गया कि क्योंकि वैक्यूम की डेंसिटी हर जगह एक जैसी है, और जब आप इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के बहुत पास लाते हैं तो इन दोनों प्लेट्स के बीच वैक्यूम की डेंसिटी नेगेटिव कम हो जाती है, और बाहर ज़्यादा एनर्जी है पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, तो ये एनर्जी अंदर रश करती है और इसकी वजह से ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। मतलब फोर्स भी वैक्यूम एनर्जी की वजह से ही जनरेट हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो लैम्ब शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी एक एविडेंस है 0 पॉइंट एनर्जी के पाए जाने का। ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके एक्साइटेड स्टेट में जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे, उनमें 2s हाफ एंड 2p हाफ ये दोनों जो एनर्जी लेवल्स हैं बराबर होने चाहिए, और 2p 3/2 लेवल अलग होने चाहिए। तो ये एक सिंगलेट स्टेट है p हाफ, और एक ट्रिपलेट स्टेट है जिसमें स्पिन्स जो है पैरेलल अरेंज होंगी और p हाफ में एंटी पैरेलल स्पिन अरेंज होंगी। और ये कहा गया कि 2s हाफ एंड 2p हाफ की एनर्जी बराबर है, इसलिए ये दोनों हमको अलग अलग नहीं दिखाई देने चाहिए। लेकिन 1947 में लैम्ब ने देखा कि इनके बीच एक स्लाइट अंतर आपको दिखाई देता है और हमको 2 p लेवल दिखाई देते हैं, मतलब p 3/2 की लाइन अलग और p हाफ की लाइन अलग दिखाई देती है। तो इसको समझाने के लिए भी ये 0 पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया कि जो वर्चुअल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर जो है स्पेस में जनरेट होता है, ये ऑर्बिटल्स के बीच भी है, न्यूक्लियस और ऑर्बिटल्स के बीच भी है। इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देता है न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से, और इस शील्डिंग की वजह से जो एनर्जी में डिफरेंस आता है उसी एनर्जी डिफरेंस के बराबर ये स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसे लैम्ब शिफ्ट कहा जाता है। तो 0 पॉइंट एनर्जी न सिर्फ बहुत बड़े ब्रह्मांड के स्तर पर कार्यरत है, बल्कि ऑर्बिटल्स के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच भी कार्यरत है। इसका मतलब वो हर जगह उपस्थित है। तो ये है 0 पॉइंट एनर्जी की पजल, जिसको सॉल्व करने पर स्पेस को हम पूरी तरह से समझ पाएंगे। और हमारे पास इसके लिए कई एविडेंसेस हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, सुपरनोवा से आने वाला प्रकाश है, क्लस्टरिंग ऑफ यूनिवर्स है, और ये सब इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स के हर बिंदु पर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है एक एनर्जी की। ये एनर्जी स्पेस में इनहेरेंट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता स्पेस से, ये समय के साथ नहीं बदलती है, और इसकी कांस्टेंट डेंसिटी हर जगह मौजूद है। बस बात इतनी है कि हमें इसका सोर्स नहीं मालूम कि ये क्यों है। तो हमने शुरू की थी फिलॉसफी की बात से, और सारी फिलॉसफीज़ ये मानती हैं कि स्पेस में ही सारी ऊर्जा समाई हुई है, इसमें स्पेस में ही समय है, मास है, ग्रेविटी है, और ये सब कुछ स्पेस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। देखना है विज्ञान कब इन बिखरे हुए सूत्रों को जोड़कर एक कॉम्पैक्ट थियरी बना पाएगा, जिसे हम थियरी ऑफ स्पेस कह पाएंगे, थियरी ऑफ एवरीथिंग कह पाएंगे।